नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर बात करेंगे। जब आपके पास ऐसा डेटा हो जिसमें बहुत सारे फीचर्स हों, मतलब बहुत जटिल डेटा, तो उसे आप समझेंगे कैसे? हाँ, ये वाकई एक बड़ी चुनौती है। सोचिए, सैकड़ों डायमेंशन वाले डेटा को किसी तरह एक सिंपल 2D या 3D मैप में फिट करना। ताकि उसमें छुपे हुए पैटर्न, कुछ रिश्ते, वो सब नजर आ सकें। बिल्कुल। और इसी पर बात करने के लिए हमारे पास कुछ तकनीकी पेपर्स और आर्टिकल्स हैं। ये खास तौर पर आयामी कमी मतलब डायमेंशनैलिटी रिडक्शन की टेक्निक्स जैसे PCA, TSNE और UMAP इन पर फोकस करते हैं। अच्छा। हाँ, एक पेपर तो इमेजिंग फ्लो साइटोमेट्री डेटा पर यूमैप के इस्तेमाल को देखता है, एक यूमैप के पैरामीटर्स के बारे में है और कुछ ब्लॉग पोस्ट्स वगैरह हैं जो इन तीनों की तुलना करते हैं। तो आज का हमारा मिशन क्या है? हम इन टेक्निक्स PCA, TSNE, यूमैप के बीच के जो मुख्य अंतर है उनको समझने की कोशिश करेंगे। ये काम कैसे करती हैं, इनकी ताकत क्या है और खासकर जटिल डेटा को देखने लायक बनाने में इनकी क्या भूमिका है। हाँ, चलिए इसी पर गहराई से बात करते हैं। तो सबसे पहले ये डायमेंशनैलिटी रिडक्शन या आयामी कमी, हमें इसकी जरूरत ही क्यों पड़ती है? देखिए, जब डेटा में बहुत सारे आयाम मतलब फीचर्स होते हैं, मान लीजिए हजारों जीन्स का डेटा या किसी इमेज के पिक्सेल्स, तो उसे सीधे सीधे समझना या विजुअलाइज करना वो तो नामुमकिन सा हो जाता है। हाँ बिल्कुल। स्क्रीन पर हजारों डायमेंशन कैसे दिखाएंगे? वही तो डायमेंशनैलिटी रिडक्शन इन आयामों को कम करके डेटा को आसान बनाता है। इससे पैटर्न ढूंढना आसान होता है और जैसा कि स्रोत बताते हैं, ये एक तरह से शोर मतलब नॉइस कम करने और सबसे जरूरी जानकारी को उभारने का तरीका है। अच्छा। और कभी-कभी तो ये मशीन लर्निंग मॉडल की परफॉर्मेंस भी सुधार देता है। ठीक है, तो चलिए सबसे जानी मानी टेक्निक से शुरू करते हैं। PCA, प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस। ये शायद सबसे पुरानी और लीनियर मेथड है। हाँ, बिल्कुल। PCA का फंडा सीधा है। ये डेटा में उन दिशाओं को ढूंढता है जिनमें सबसे ज्यादा फैलाव मतलब वेरिएंस हो। इन्हीं दिशाओं को प्रिंसिपल कंपोनेंट्स कहते हैं। ओके। ये काफी तेज है, गणना में भी आसान है, बस लीनियर अलजेब्रा लगता है और ये पूरी तरह से डिटर्मिनिस्टिक है। मतलब आप जितनी बार चलाएंगे नतीजा सेम आएगा। तो ये भरोसेमंद है उस लिहाज से। हाँ, और ये डेटा की जो ओवरऑल यानी ग्लोबल स्ट्रक्चर है उसे पकड़ने में अच्छा है। लेकिन एक दिक्कत है। स्रोत बताते हैं कि अगर डेटा में नॉन लीनियर रिश्ते हैं, जैसे मान लीजिए डेटा एक जलेबी या स्पाइरल सर्पिल जैसा है, तो PCA उसे ठीक से नहीं समझ पाता। वो सीधी रेखाओं में ही सोचता है। हाँ, मैंने देखा है PCA प्लॉट्स अक्सर थोड़े बिखरे हुए या सिर्फ एक दिशा में फैले हुए दिखते हैं अगर डेटा जटिल हो। अच्छा, फिर आता है TSNE। ये तो विजुअलाइजेशन के लिए बहुत पॉपुलर हुआ, खासकर वो सुंदर सुंदर क्लस्टर्स दिखाता है। सही कहा आपने। TSNA एक नॉन लीनियर टेक्निक है। इसका मेन फोकस इस बात पर है कि जो पॉइंट्स हाई डायमेंशनल स्पेस में एक दूसरे के नज़दीक हैं, वो लो डायमेंशनल मैप में भी नज़दीकी रहें। अच्छा, मतलब पड़ोसियों को साथ रखना। हाँ, बिल्कुल। ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का इस्तेमाल करके पॉइंट्स की बीच की समानता को मॉडल करता है और लोकल स्ट्रक्चर यानी छोटे-छोटे ग्रुप्स या क्लस्टर्स इनको बचाने में ये कमाल का है। क्लस्टर बहुत साफ दिखते हैं। लेकिन इसमें कुछ दिक्कतें भी हैं, है ना? मैंने सुना है ये धीमा है काफी। हाँ, ये एक बड़ी बात है। ये कंप्यूटेशनली महंगा है, खासकर बड़े डेटा सेट पर बहुत धीमा हो जाता है। और ये पैरामीटर्स के लिए काफी सेंसिटिव है। खासकर एक पैरामीटर होता है परप्लेक्सिटी। परप्लेक्सिटी, ये क्या होता है? परप्लेक्सिटी मोटे तौर पे ये कंट्रोल करता है कि एल्गोरिदम हर पॉइंट के कितने पड़ोसियों को ध्यान में रखे। इसे ट्यून करना पड़ता है। और स्रोत ये भी कहते हैं कि TSNA अक्सर ग्लोबल स्ट्रक्चर को खो देता है। मतलब क्लस्टर्स के बीच की जो दूरी मैप में दिख रही है, उसका कोई सीधा मतलब निकालना खतरनाक हो सकता है। ओह, ये तो जरूरी बात है। हाँ, और एक और चीज है, ये स्टोकेस्टिक है। मतलब हर बार चलाने पर रिजल्ट थोड़ा अलग आ सकता है। इसलिए रैंडम सीड सेट करना जरूरी होता है अगर आप सेम नतीजा चाहते हैं। ठीक है, तो PCA लीनियर और ग्लोबल, TSNE नॉन लीनियर और लोकल। अब आते हैं UMAP पर, यूनिफॉर्म मैनिफोल्ड अप्रोक्सीमेशन एंड प्रोजेक्शन। ये नया है और आजकल काफी चर्चा में है। क्या ये बस TSNE का तेज वर्जन है? तेज तो है, लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं, UMAP भी नॉन लीनियर है और ये टोपोलॉजी और मैनिफोल्ड लर्निंग के सॉलिड गणितीय सिद्धांतों पर आधारित है। ये आमतौर पर TSNE से काफी तेज है। काफी तेज। हाँ, काफी। और इसका दावा है कि ये लोकल स्ट्रक्चर
के साथ साथ ग्लोबल स्ट्रक्चर को भी TSNE से बेहतर तरीके से बचाता है। ये डेटा का एक तरह का ग्राफ नेटवर्क बनाता है और फिर उसे लो डायमेंशनल स्पेस में फिट करने की कोशिश करता है। अच्छा, ग्राफ बेस्ड है ये। हाँ, और बड़े डेटा सेट के लिए ये अक्सर बेहतर विकल्प माना जा रहा है। वो जो इमेजिंग फ्लो साइटोमेट्री वाला पेपर था, उसमें भी यही दिखा कि यूमैप ने बाकी तरीकों से तेज और ज्यादा सटीक क्लस्टरिंग दी। लेकिन ये भी स्टोकेस्टिक है। हाँ, ये भी स्टोकेस्टिक है, तो रैंडम सीड यहाँ भी जरूरी है। और क्लस्टर्स के बीच की दूरी की व्याख्या यहाँ भी सावधानी से करनी चाहिए, TSNE की तरह ही। तो अगर हम तीनों को एक साथ रखें, PCA, TSNE और UMAP, तो मुख्य अंतर क्या हुए संक्षेप में? ठीक है, तो देखिए, PCA लीनियर, तेज, ग्लोबल स्ट्रक्चर पर फोकस, लेकिन नॉन लीनियरिटी मिस करता है। TSNE नॉन लीनियर, लोकल क्लस्टर दिखाने में बढ़िया, पर धीमा, पैरामीटर सेंसिटिव और ग्लोबल स्ट्रक्चर अक्सर खो देता है। UMAP नॉन लीनियर, तेज TSNE से, लोकल और ग्लोबल स्ट्रक्चर में बैलेंस बनाने की कोशिश करता है। और दूरी वाली बात? हाँ, वो बहुत जरूरी है। PCA में कंपोनेंट्स के बीच की दूरी का गणितीय मतलब होता है, लेकिन TSNE और UMAP में जो क्लस्टर्स के बीच दूरी दिख रही है, उसे सीधे तौर पर इंटरप्रेट करना, मतलब उसकी व्याख्या करना, वो थोड़ा मुश्किल हो सकता है या भ्रामक भी। वो विजुअलाइजेशन के लिए है, दूरी नापने के लिए नहीं। समझ गया। अब UMAP के दस्तावेजों में कुछ पैरामीटर्स का जिक्र आता है, जैसे nNeighbors और MindDist। ये कितने अहम हैं? ये बहुत अहम है, इनसे विजुअलाइजेशन काफी बदल जाता है। MindDist ये तय करता है कि एल्गोरिथम कितनी लोकल डिटेल पर फोकस करे और कितना ओवरऑल स्ट्रक्चर पर। कम वैल्यू मतलब ज्यादा लोकल डिटेल, जैसे माइक्रोस्कोप से देखना, ज्यादा वैल्यू मतलब बड़ी तस्वीर। और MindDist ये कंट्रोल करता है कि पॉइंट्स लो डायमेंशनल मैप में कितने कसकर पैक होंगे। कम वैल्यू मतलब क्लस्टर बहुत घने दिखेंगे, ज्यादा वैल्यू उन्हें फैला देगी। सोर्स में एक कलर डेटा का उदाहरण था, उससे साफ पता चलता है कि ये पैरामीटर बदलने से नक्शा कितना अलग दिख सकता है। तो मतलब एक्सपेरिमेंट करना जरूरी है इन पैरामीटर्स के साथ? बिल्कुल, डिफ़ॉल्ट वैल्यू हमेशा बेस्ट नहीं होती। एक और सवाल जो एक स्रोत में उठाया गया था, क्या ऐसा है कि TSNE मूलतः सिर्फ विजुअलाइजेशन के लिए ही अच्छा है, जबकि UMAP को हम डायमेंशनैलिटी रिडक्शन के तौर पर दूसरे मशीन लर्निंग टास्क के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं? ये एक बहुत अच्छा पॉइंट है। देखिए, TSNE का जो जोर है वो लोकल स्ट्रक्चर पर इतना ज्यादा है और वो ग्लोबल दूरी को सही से नहीं दिखाता, इस वजह से उसके आउटपुट को किसी दूसरे एल्गोरिदम में इनपुट की तरह इस्तेमाल करना थोड़ा रिस्की हो सकता है। अच्छा। UMAP क्योंकि वो ग्लोबल स्ट्रक्चर को थोड़ा बेहतर बचाता है, सैद्धांतिक रूप से, थ्योरी में, वो सामान्य डायमेंशनैलिटी रिडक्शन के लिए ज्यादा फिट हो सकता है। हालांकि सच कहूं तो इसका भी मुख्य इस्तेमाल अभी विजुअलाइजेशन ही है। तो मतलब सावधानी तो दोनों में बरतनी है। हाँ, बिल्कुल। और एक आम प्रैक्टिस जो स्रोत बताते हैं वो ये है, कई बार लोग पहले PCA चलाते हैं ताकि शोर कम हो जाए और डायमेंशन थोड़े कम हो जाएं, और फिर उन PCA कंपोनेंट्स पर UMAP या TSNA चलाते हैं विजुअलाइजेशन के लिए। ये तो एक अच्छा तरीका लगता है दोनों का फायदा उठाना। हाँ, एक तरह का हाइब्रिड अप्रोच। तो कुल मिलाकर हमने देखा कि PCA, TSNE और UMAP ये तीनों हमें हाई डायमेंशनल डेटा के अंदर झांकने में मदद करते हैं। PCA सीधा साधा, लीनियर, ग्लोबल व्यू, TSNE लोकल क्लस्टर दिखाने का मास्टर, पर थोड़ा धीमा और नखरीला, और UMAP वो स्पीड और स्ट्रक्चर, लोकल और कुछ हद तक ग्लोबल के बीच एक अच्छा बैलेंस बनाने की कोशिश करता है। बिल्कुल सही सारांश है। और बस एक बात दोहराना चाहूंगी, ये बहुत शक्तिशाली टूल्स हैं, लेकिन जो विजुअलाइजेशन बनता है उसकी व्याख्या हमेशा सोच समझकर और सावधानी से करनी चाहिए, खासकर क्लस्टर के बीच दिखने वाली खाली जगह या दूरी पर। वो दिखने में कुछ और हो सकती है और असलियत कुछ और। सही कहा। तो श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ते हैं, अगली बार जब आप इनमें से कोई तकनीक इस्तेमाल करें, खासकर UMAP, तो उसके पैरामीटर्स जैसे nNeighbors और MindDist, उनके साथ थोड़ा खेल के देखें, अलग अलग वैल्यूज ट्राई करें। हाँ, देखें कि आपका डेटा अलग अलग जूम लेवल पर कैसा दिखता है। क्या पता अलग अलग नजरिए से देखने पर कोई ऐसी नई कहानी या कोई ऐसी इंसाइट मिल जाए जो पहले छुपी हुई थी।